नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू 30। ये 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2, और पूछा क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा चीज़ सही है। तो अब 2 स्टेटमेंट दिया है और ऑप्शन देखोगे ABCD, तो उसमें ये दिया हुआ है कि आपको एक्सप्लेन कौन सा कर रहा है, वो भी चीज़ आपको बताना है। चलिए ठीक है, इस टाइप के जब भी ऑप्शंस आएंगे ना, उसमें एक चीज़ ये आपको फ़ायदा रहेगा, अगर आपने कोई सा भी एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लिया ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा रहता है। हाँ, आप फंसोगे कब? जब दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, तब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन तब भी आपको एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करना है। क्यों? क्योंकि ये 50-50 में बात आ गई है ना, इसलिए। ठीक है, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आप ऑप्शन आपका फिर A या B कोई एक सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो देखिए, एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ये इस टाइप के थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो इनको पढ़ के ना आप थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, लॉजिक लगाना पड़ेगा, चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी एक चीज़ से दूसरी चीज़। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए और हो सकता है आप गलत भी करके आओ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि डस्ट पार्टिकल का एग्जैक्टली हम ऐसा कुछ पढ़ते तो है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो मैं पढ़ा हूँ और आपने भी पढ़ा होगा कि आपका जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जो एरिया रहता है, यहाँ पर आपके डेजर्ट मिलते हैं, है ना। तो डेजर्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या रहेगा, आपका डस्ट पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर आपका विंड इरोजन ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ लॉजिक आप लगा सकते हो। और इक्वेटोरियल क्षेत्र में वो होता है कि बारिश खूब होती है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ क्या होगा, आपका धूल कम रहती है। ये आपने अपने एरिया में बारिश के बाद भी ऑब्जर्व किया होगा। और जो पोलर एरिया है उसकी खासियत ये रहती है कि वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो कोई भी चीज़ ऊपर तो उठती नहीं है। तो उन सब एरिया में आपने कभी फ़ोटो भी देखा होगा, नॉर्वे का, स्वीडन का, इन सब कंट्रीज़ का या हिमालय वाले क्षेत्र का, वहाँ आपको फ़ोटो बहुत क्लीन आती है ना। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल नहीं होते। इस लॉजिक से हम ये तो सोच सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सेकेंड। ये बोल रहा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। देखिए, आप इतना तो जानते हैं कि डेजर्ट कहाँ पर मिलते हैं, हॉट डेजर्ट मिलते हैं सब ट्रॉपिकल में, और कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं टेम्परेट टाइप के एरियाज़ में, है ना। तो यहाँ से हम ये तो लॉजिक लगा सकते हैं क्या कि डेजर्ट में ज़्यादा ड्राई विंड्स होती हैं। इस हिसाब से स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, गलत। तो यहाँ से आपका आंसर क्या जाता है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन C। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी उसी टाइप का है। अब देखते हैं कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, 2 क्या बोल रहा है। इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फेयर द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेज एंड पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द स्टेट ओशियंस। देखिए, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको आसानी से NCERT में मिल जाएगा। ये भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आपने NCERT में कैसा आइसोथर्म का मैप तो देखा ही होगा, जिसमें मतलब आइसोथर्म आपका नीचे की तरफ जाते हैं लैंड मास के इसमें, और पानी वाले एरिया में ऊपर पोल के साइड में जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है, यहाँ आप ऐसे सोचो कि जनवरी मतलब ठंडी का मौसम रहेगा ना नदर्न हेमिस्फीयर में, तो और आइसोथर्म क्या होते हैं, वो लाइनें जहाँ पर टेम्परेचर सेम होती हैं। तो अब आप ये सोचो कि पानी और ज़मीन में, दोनों में ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन होगा, ज़मीन होगी, है ना। पानी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा लगभग। तो अगर मान लीजिए कोई एरिया है जिसका गर्मी के टाइम पे 25 डिग्री टेम्परेचर था, अब ठंडी आधे तक में उसका टेम्परेचर हो गया 20। ठीक है, और जो पानी था उसका मान लेते हैं उसका 25 से घट के सिर्फ हुआ 22। तो आप ये देखो, दोनों एरिया लगभग बराबर के होंगे, हाँ बराबर के लैटिट्यूड में होंगे, और वहाँ आपका टेम्परेचर 20 है किसका, लैंड मास का, और 22 है किसका, ओशियन का। ठीक है, आप ऐसे सोचो।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो लैंड मास में जो 21वां डिग्री सेल्सियस और जो 22 डिग्री सेल्सियस वाला जो एरिया होगा वो कहाँ होगा, इक्वेटर के साइड होगा, पोल के साइड तो नहीं होगा, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर की चीज़ें वहाँ मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म लगाएंगे तो ओशियन से जैसे वो लैंड मास में आएगा वो क्या होगा, इक्वेटर के साइड जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप सोचकर इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 लाया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए, जो एयर है वो ओशन की गर्म तो होती है, अभी जो हमने कहा उसी से आ जा रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो अब आपके पास 50-50 चांस है, तो आप एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करके आइएगा। अब देखते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो आपको कुछ कोचिंग्स के इसमें देखने को मिलेगा कि हाँ आंसर इसका ए है, लेकिन यूपीएससी ने आंसर क्या लिया है, बी लिया है ना, कि ये एक्सप्लेन नहीं करता। अब यूपीएससी ने ये सोचा होगा कि ये आइसोथर्म के या मतलब टेम्परेचर के कारण हो रहा है, और कि वहाँ पर अगर टेम्परेचर, क्योंकि जनवरी में टेम्परेचर कम हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर का, इस कारण से ये आइसोथर्म जो है वो बैंड हो रहा है बजाय कि एयर के कारण, है ना। तो शायद इस कारण से उन्होंने ये आंसर लिया। बाकी शायद मैंने भी आंसर ए लिया था, लेकिन इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो ठीक, कोई बात नहीं, आपका नेगेटिव होता है, लेकिन आप फिर भी अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट आप जो अटैम्प्ट करने वाले हो वो क्वेश्चन सही हो जाए। इस कारण से ना आप नेट बेनिफिट में रहोगे, उसका चिंता ना कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, तो 3 तरह के स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। तो देखिए, जो क्ले है या जो चिकनी मिट्टी है उसके बारे में आपने ये तो सुना होगा कि उसमें पानी ज़्यादा रहता है ना, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब वो क्या हुआ, इम्परमीबल होता है और या लीस्ट परमीबल रॉक है। इस तरह से आप सोच सकते हो। खासकर जो ब्लैक सॉइल वाले जो एरिया वाले लोग हैं उन्होंने तो इसको गाँव पे देखा भी होगा, है ना। और फिर उसके बाद जो चौक है, आपने बचपन में जैसे कभी चौक वगैरह यूज़ किया होगा तो देखा होगा उसमें पानी आसानी से मतलब सोख आ जाता है उसके अंदर, है ना। ठीक, तो इस तरह से आप ये तो बोल रहे हो कि स्टेटमेंट 1 आपका सही है, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है बस वहाँ से आपको आंसर लाना है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, चौक इज़ पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, ये बात तो सही है। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस। देखो, अब यहाँ ना 2 शब्द हैं, एक तो इम्परमीबल होना और दूसरा पोरस होना। पोरस मतलब जिसमें पोर होता है, जिसमें मतलब आपके कुछ छिद्र होते हैं किसी रॉक में, तो उसको आप पोरस कहते हो। लेकिन इम्परमीबल का मतलब क्या होता है, जिससे पानी जो है आगे जा नहीं पाता, नीचे की तरफ जा नहीं पाता, है ना। जो क्ले है ना वो पोरस होती है, और सबसे ज़्यादा पोर जो है क्ले में ही होते हैं। नंबर ऑफ पोर हाईएस्ट किस सॉइल में होते हैं, क्ले सॉइल में होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इनका जो साइज़ है ना बहुत छोटा होता है, इस कारण से क्या होता है वो इम्परमीबल बन जाती है, इस कारण से बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 3 आपका गलत है, स्टेटमेंट सेकंड आपका सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। अब देखो ऑप्शन ए पढ़ो, क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इतने ही पढ़ के आपने बोला कि स्टेटमेंट 1 तो आंसर, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड थर्ड आर करेक्ट, ये भी आपका गलत हो गया, है ना। अब स्टेटमेंट ऑप्शन हम सी पढ़ते हैं, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। हाँ, ये बात तो है, एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल बन जाएगा, है ना। चाहो तो आप ऑप्शन डी भी पढ़ सकते हो, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 28 का, कि आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है, और स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल आपका एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पूरा पृथ्वी का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता। अगर आप एवरेज टेम्परेचर की बात करोगे तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आप यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये एक्चुअली थोड़ा आपका थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट है ना।
तो अब देखिए, अब इसमें आपको इमेजिन करना है मून को, क्योंकि अब आप अर्थ को तो इमेजिन नहीं कर पाओगे फिलहाल, लेकिन आप मून को तो इमेजिन कर पा रहे हो ना। तो उस तरह से सोचो कि अगर वहाँ पर मून में, चांद में आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, अब वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ओवरऑल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम का रहता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा 100 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंसनट्रेट हो जाती है, जो हीट है ना वो कंसनट्रेट हो जा रही है इस कारण से। और जो जिस क्षेत्र में आपका सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक, तो स्टेटमेंट आपका 1 क्या है, गलत। उस इतना ही आप करोगे तो आपका आंसर डी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन डी आना चाहिए, क्योंकि ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। पर हम स्टेटमेंट 2 और 3 भी जरूर पढ़ना है आपको एग्जाम में, ऐसे बिना उसके सॉल्व नहीं करना है। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, ये तो आपने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में यही चीज़ ही पढ़ा होगा। और 3 क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर्स गैसेज लाइक CO2 आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। ठीक है, ये बात तो आपने ग्रीन हाउस गैसेज में इन जनरल सुना भी होगा। ठीक है, तो ये आप बना लोगे स्टेटमेंट, है ना। तो आपका 29 का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है एग्जाम में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज या आर करेक्ट, है ना। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सोचना है। पहला क्या बोल रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। अब आप ये सोचो कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो बेचारे छोटे भी हैं और गरीब भी हैं, और जो गरीब होगा उसी के पास जो गाय वगैरह होगी वो कैसी होगी, कम दूध देने वाली होगी, है ना। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट 1 है वो कहीं ना कहीं आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, कि आपको उन्हीं का ही क्या करना है, उनको उनका डेवलपमेंट करना है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 इन जनरल स्टेटमेंट है और वो आपका सही होएगा। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। देखिए, जो पारंपरिक हमारे कैटल और बफेलो हैं, ऑब्वियसली गाय भैंस, उनका आप कंजर्वेशन वगैरह तो करोगे ही, है ना। ये सब लगभग इस स्कीम के नाम से आ जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में आपने ऐसा कुछ कुछ सुना होगा। ठीक है, फिर उसका दूसरा चीज़ क्या है, इसमें बोल रहा है साइंटिफिक और हॉलिस्टिक मैनर। ऑब्वियसली ये तो होगा ही, कोई सी भी स्कीम हो उसमें साइंटिफिक और हॉलिस्टिक मैनर ये सब शब्द आएगा, है ना। कोई स्कीम ये नहीं बोलेगी कि यार मैं बस थोड़ा सा पार्ट करूँगी थोड़ा सा नहीं करूँगी करके, है ना। ठीक, तो इस तरह से आपको सोचकर स्टेटमेंट दोनों क्या कर देना है, सही करना है। इस टाइप से सोचोगे आपके आंसर ज़्यादातर सही होंगे। और इसका 30 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप बाकी की वीडियोस देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।